हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार सैनी। मैं मंत्रुति क्लास है जयपुर से। तो आज फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो पिछले क्लास में अपन ने साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो उसके अंदर अपन ने अम्ल व क्षार की जो संकल्पनाएं थी वो पढ़ ली थी तथा उनके उपयोग गुण सब पढ़ लिए थे। इस क्लास में अपन पीएच स्केल के बारे में चर्चा करेंगे और भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और हमारी लाइव क्लास शाम को 4 बजे से होती है, तो जो भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर लिखिए। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पीएच स्केल होती क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि जो पीएच स्केल होती है, वो क्या काम आती है? अम्ल व क्षार के सामर्थ्य को मापने में काम आती है। पीएच स्केल क्या काम आती है? पीएच स्केल अम्ल व क्षार के सामर्थ्य को या उनकी मात्रा को मापने में काम आती है। ठीक है, जैसे दूध को अपन किससे मापते हैं? लीटर से मापते हैं। वैसे ही पीएच स्केल है, उसके अंदर वो क्या काम करती है? जो अम्ल और क्षार की मात्रा है पदार्थ के अंदर या विलयन के अंदर, उसका मापन करती है। जैसे कोई पदार्थ है अपना, उसको देखना है अपने को कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो क्या करते हैं अपन? उसके पीएच का मान निकालते हैं और पीएच के मान के आधार पर अपन बताते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो देखिए, सारी चर्चा करेंगे। देखिए, तो पीएच स्केल क्या है सबसे पहले ये देखिए। तो अम्लों व क्षारों के सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। मतलब अम्लों व क्षारों के सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। और ये बनाई किसने? 1909 के अंदर, सन 1909 में लॉरेंसन नामक एक वैज्ञानिक था। तो इसका निर्माण, पीएच स्केल का निर्माण सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, यह स्केल क्या करती है? किसी विलयन में उपस्थित, कोई विलयन है उसके अंदर उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसका मापन करती है और उसके आधार पर यह बताती है कि इसकी पीएच कितनी है, यह अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो क्या काम है इसका? यह स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की गणना करती है या सांद्रता को मापती है। अब यहाँ पे पीएच है, पी फिर उसकी पावर में एच है, तो इसका मतलब क्या है? तो पीएच में पी एक क्या है? शक्ति का सूचकांक है। ठीक है, शक्ति का सूचक है। और जो एच है वो हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। ठीक है, जो पीएच है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पी का मतलब तो पावर हो गया और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन हो गए। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखना नहीं है, ये आपको खाली समझाने के लिए बताया है मैंने। अब देखिए आगे, ये तो हो गए पीएच स्केल होती क्या है उसके बारे में हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होती है पीएच स्केल की? तो ये देखिए कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मतलब H+ का ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक का मतलब माइनस, लघुगणक मीन्स लॉग। तो हाइड्रोजन आयनों की ऋणात्मक सांद्रता के लघुगणक पीएच कहलाता है। मतलब पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग H+। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये अपने 2-3 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, किताब के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। तो वो इसी पे आधारित है न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए, ये ध्यान रखना है आपको बस कि pH इज इक्वल टू होता है माइनस का log H+। ठीक है, कैसे आया ये? क्योंकि जो pH होती है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होती है। मतलब pH बराबर माइनस का log H+ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये H+ आयन होते हैं, ये बात मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि जो H+ आयन होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत अत्यधिक सक्रिय होते हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो क्या करते हैं? ये जल के साथ क्रिया करके जल योजित हो जाते हैं तथा हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्थायी रहते हैं। मतलब जो ये H+ आयन है, तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि ये H+ आयन है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? H2O के साथ में क्रिया करके, H2O के साथ में क्रिया करेंगे क्या हो जाएंगे? ये हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित
परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब H3O के रूप में ये स्थायी रहते हैं। H3O प्लस को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये बात आई आपकी समझ में कि ये H प्लस आयन जल योजित होकर, जल योजित मीन्स जल से क्रिया करके, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्थायी रहते हैं या रूप में रहते हैं। अतः pH बराबर हो जाएगा माइनस का log H3O भी होता है। pH का मान ये भी होता है और ये भी होता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि जो H प्लस आयन है वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए वो जल के साथ में क्रिया करके H3O प्लस के रूप में स्थायी रहते हैं, इसीलिए pH बराबर माइनस का log H3O प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखिए आगे। हाँ, अब pH के आधार पर अपन अम्ल, क्षार व उदासीन की कैसे ज्ञात करेंगे कि अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। तो देखिए, यदि pH 7 से कम हो, यदि जो pH है वो 7 से कम हो या जो pH है उसका मान 7 से कम हो, तो pH का मान 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। pH का मान 7 के बराबर है, 7 के बराबर मीन्स pH का मान कितना हो? 7, तो pH का मान 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो विलयन है वो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, और pH का मान 7 से अधिक होगा, 7 से कम अम्लीय है, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक है तो क्या होगा? विलयन क्षारीय विलयन होगा। तो देखिए ये बात समझ में आई आपके कि 7 से कम है pH का मान तो विलयन अम्लीय होगा। यदि 7 ही हो, फिक्स 7 दे रखा हो pH का मान, तो जो विलयन है वो क्या होगा? उदासीन होगा। और यदि 7 से अधिक हो, जो pH का मान 7 से अधिक हो तो क्या होगा? विलयन क्षारीय विलयन होगा। तो देखिए जैसे जैसे क्या होता है H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, आपको पता है कि H प्लस आयन क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपन अम्ल बोलते हैं। मतलब जितने ज्यादा H प्लस आयन निकलेंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे? अम्लों की सांद्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर, मतलब जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ेंगे तो अम्लों की सांद्रता भी बढ़ेगी, मतलब अम्लों की सामर्थ्य भी बढ़ेगी। तो क्या होगा? pH का मान कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों होगा pH का मान? क्योंकि अम्लों की जो pH होती है वो 7 से कम होती है, और जैसे जैसे 7 से अपन नीचे आते चलते हैं तो अम्लों की सामर्थ्यता बढ़ती जाती है। तो H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान तो कम होता है, तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जो OH माइनस आयन होते हैं वो कब होते हैं? जब कोई पदार्थ क्षार है तो उसको अपन जल में वियोजित करेंगे तो क्षार के जलीय विलयन में क्या होता है? OH माइनस आयनों के रूप में विखंडित होता है। मैंने बताया था पहले आरएनएस की संकल्पना पढ़ी थी अपन ने, तो क्या पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के H प्लस आयन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो OH माइनस आयन जैसे जैसे OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्षार की जो सामर्थ्यता, वो क्षार की सामर्थ्यता है वो भी बढ़ेगी, और क्षार की सामर्थ्यता बढ़ेगी तो pH स्केल का मान भी बढ़ेगा। तो देखिए H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान तो कम होता है, तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ने पर pH का मान अधिक होता है। तो ये होती है अपनी pH स्केल होती है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक है, तो 0 से 7 तक के तो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो 0 से 7 तक के हैं ये तो अम्लीय हो गए, और जो 7 है वो हो जाएगा उदासीन, और 7 से इधर के जितने भी हैं वो हो जाएंगे क्षारीय 14 तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये ऊपर वाली ये है, ये हिस्सा, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो H प्लस आयनों की सांद्रता है। तो जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते हैं, मतलब pH का मान बढ़ता है, तो अम्लों की सांद्रता क्या होती है? कम होती जाती है। ये देखिए कम होती जा रही है H प्लस आयनों की सांद्रता, तो इसका मतलब क्या है कि pH का मान बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्यता कम होती है। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो ये OH माइनस आयनों की सांद्रता है, ये वाली OH माइनस आयनों की सांद्रता है, मतलब क्षारीय सांद्रता। तो क्षारीय सामर्थ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्षारीय का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो ये बात आई आपके समझ में? 7 से कम विलयन अम्लीय होगा, 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो विलयन होगा क्षारीय। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे करवाते हैं अपन।
तो ले लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए अपनी बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि पीएच का मान ज्ञात करना है अपने को। तो उदासीन जल के H+ तथा OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर हो तो इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है अपने को, इसने दे रखी है H+ या बोल दो OH- आयनों की सांद्रता दे रखी है इसने, और अपने को पूछ रहा है कि ये है अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या फिर उदासीन होगा। तो इसकी प्रकृति निकालनी है अपने को। प्रकृति कैसे याद करेंगे, पहले पीएच का मान निकालेंगे। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 ही आता है बाई चांस, तो 7 आता है तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान। तो सबसे पहले अपने को जो दे रखा है वो लिखिए, दिया है, क्या दिया है कि H+ या OH- आयनों की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लिया अपन ने। अब अपन जानते हैं कि फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा था, तो क्या लिखेंगे, हम क्या जानते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस का log H+ या OH- है तो OH- भी लिख देंगे, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू माइनस का log H+ या OH-। अब क्या करना है अपने को, pH का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका मान अपने को दे रखा है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो देखिए क्या करेंगे, pH यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा, आराम आराम से देखो, हाँ एक एक स्टेप फॉलो करेंगे अपन। ठीक है, pH ऐसे कैसे रहेगा, बराबर में माइनस का log ऐसे कैसे, इसकी जगह पे मान रखो इसका कितना है, 1 × 10⁻⁷। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। तो अपने फॉर्मूला होता है लोगरिथम के अंदर, आप 12th क्लास में आओगे, मैथ लोगे तब अच्छी तरीके से पढ़ोगे इस चीज़ों को, और वैसे अपने 10th में भी ये काम आता है। तो ये फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, चूंकि log m+n, नहीं सॉरी log m × n। ठीक है, log m × n। तो log m × n का फॉर्मूला क्या होता है, log m × n। m और n की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो log m × n का फॉर्मूला होता है log m प्लस का log n। ठीक है, log m, एक बार log m हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा और log n हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि log m × n बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है, देखिए अब इसको ऐसे कैसे लगा देंगे फॉर्मूले में, अपने पास m की जगह पे 1 है और n की जगह पे 10⁻⁻7 है। तो देखिए लगाइए यहाँ पे, pH ऐसे ही रहेगा, बराबर में माइनस का log, माइनस का चिन्ह बाहर ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, log m का मतलब 1, तो log 1 हो गया, फिर प्लस log n, log n की जगह पे क्या है 10⁻⁻7। तो ये ऐसे कैसे हो गई। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, क्या कि चूंकि log 1 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या होगा यहाँ पे, pH बराबर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे ही, ये पूरा हो गया 0, प्लस में ये क्या बचा, log 10⁻⁻7। या फिर अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं कि pH बराबर माइनस का
log 10 की पावर -7। अब क्या करना है, देखिए एक चीज होती है अपने की log m की पावर n, एक फॉर्मूला होता है और कि log m की पावर n, log m की घात n बराबर होता है, n आगे आ जाता है, ये n है यहाँ पे आ जाता है, तो n log और ये m ऐसे के ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि log m की पावर n बराबर होता है, ये n आगे आ जाएगा और log m ऐसे कैसे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए m की जगह पे तो क्या है 10 है और n की जगह पे क्या है -7, तो क्या करना है अपने को, इस -7 को क्या ले आएंगे अपन आगे ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखो PH ऐसे कैसे बराबर, ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, फिर गुणा में -7 को अपन आगे लाएंगे तो -7 का गुणा होगा और log 10 ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, -7 का गुणा हो जाएगा और log 10 जो ऐसे कैसे रह गया। अब देखिए क्या किया अपन ने लगाया फॉर्मूला कि log m की पावर n बराबर क्या होता है, n आगे आ जाता है और log m ऐसे कैसे रहता है। तो यहाँ पे क्या किया, -7 है पावर तो -7 आगे आ गया और log 10 है जो ऐसे कैसे रह गया। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्लस। ठीक है, ये कितना है 7 और फिर क्या है log 10। ठीक है, क्या हो जाएगा log 10। तो यहाँ तक बात समझ में आई कैसे किया है। सबसे पहले अपन को दे रखा था वो लिख लिया अपन ने कि सांद्रता इतनी दे रखी है, फिर अपन जानते हैं pH बराबर माइनस का log H प्लस या OH माइनस ये होता है, फिर pH बराबर क्या होगा माइनस का log, इसकी जगह पे इसका मान रख दिया अपन ने, फिर एक फॉर्मूला होता है अपना log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, मतलब ये माइनस का चिन्ह बाहर ऐसे ही, एक बार तो log 1 हो जाएगा फिर प्लस log 10 माइनस 10 की पावर -7 हो गया। अब log 1 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो log 1 का मान 0 हो गया, ये ऐसे कैसे रहा। अब इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का log 10 की पावर -7। अब एक फॉर्मूला होता है कि log m की पावर n बराबर, ये पावर n आगे आ जाती है और log m ऐसे की ऐसे रहता है, तो माइनस की पावर 7 है, इसको अपन आगे ले आए, log 10 ऐसे कैसे रहा, माइनस और माइनस का गुणा किया तो प्लस हो गया 7 ऐसे ही log 10। अब एक वैल्यू और होती है log 10 की, तो log 10 का मान 1 होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चूंकि log 10 बराबर होता है 1। ठीक है, तो log 10 बराबर 1, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर 7 ऐसे कैसे, और log 10 का मान कितना हो गया 1 हो गया। pH का मान कितना आ गया अपने पास में 7, और pH का मान 7 होता है तो विलयन कैसा होता है, pH का मान 7 के बराबर है तो विलयन होगा अपना उदासीन, ये पहले भी लिखवाया था अपन ने और अपने को पता है कि जल वैसे भी क्या होता है उदासीन होता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखना है अपने को, यहाँ pH का मान 7 के बराबर है, pH का मान 7 के बराबर है, अतः जो विलयन होगा वो कैसा होगा उदासीन होगा, अतः विलयन उदासीन होगा। ठीक है, ये आई आपकी बात समझ में। कैसे किया, आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि pH बराबर माइनस का log 10 की पावर log H प्लस या OH माइनस, कुछ भी और लिख देंगे, जो मान दे रखा था वो लगा दिया। ये 3-4 वैल्यू होती हैं log की, ये आपको थोड़ी याद रखनी है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट है। एक क्वेश्चन नंबर 24वां दे रखा है आपका किताब के अंदर, इसी से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 24, तो देखिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन अपना दे रखा है कि 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है अपने को, तो वो लिख लेंगे, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास किताब होगी तो देखिए, दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये अपने को दे रखी है क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब क्या बोल रहा है कि विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए, बताइए कि विलयन की प्रकृति अम्लीय है या फिर क्षारीय। तो क्या करना है अपने को, H+ आयन की सांद्रता दे रखी है, पीएच का मान निकालना है, फिर बताना है कि जो विलयन होगा या अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम जानते हैं कि क्या जानते हैं अपन कि pH बराबर माइनस का log और H+ होता है। ठीक है, तो H+ की जगह पे H+ का मान लगाओ, तो pH बराबर हो जाएगा माइनस का log और H+ की जगह पे 1 इंटू 10⁻⁻⁴। अब वही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। तो log m माइनस का चिन्ह बाहर ऐसे कैसे रहेगा, log m मतलब log 1 हो गया, प्लस log n मतलब log 10⁻⁻⁴ हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही pH बराबर माइनस का ऐसे कैसे रहेगा चिन्ह, log 1 का मान 0, तो log 1 का मान 0 हो गया, प्लस में log 10⁻⁻⁴ ऐसे कैसे रहेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये माइनस का 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का log 10⁻⁻⁴ क्या हो गया अपने पास में, माइनस का log 10⁻⁻⁴। अब क्या करना है, वही log m⁻n का फॉर्मूला n आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस की 4 है वो आगे आ जाएगी, तो pH बराबर माइनस तो पहले से आई, -4 आगे आ गई और log 10 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, माइनस और माइनस को किया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और log 10 ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने लिखवाई थी एक चीज पहले कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो log 10 की जगह पे 1 रख देंगे, तो pH बराबर 4 इंटू 1, तो pH का मान कितना आ गया अपने पास में, pH बराबर आ गया 4। ठीक है, पहला आंसर तो अपना ये हो गया कि pH का मान आ गया 4। अब दूसरा क्या पूछ रहा था अपन से कि विलयन क्षारीय होगा या फिर अम्लीय, तो अपने को बताया कि pH का मान 7 से कम है, इसलिए विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः pH का मान 7 से कम है, इसीलिए विलयन अम्लीय होगा, ठीक है, ये बात आई आपके समझ में, कैसे किया वही सेम है, आपको बस 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कुछ भी नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है न्यूमेरिकल अपना, तो इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना दोनों पे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम के लिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन करवाते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अभी अपन ने न्यूमेरिकल किए पीएच से संबंधित, अब अपन पढ़ेंगे पीएच के जो उपयोग हैं, पीएच स्केल के कैसे उपयोगी है हमारे जीवन में, वो सब पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखें। तो सबसे पहले है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग कैसे होता है। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट उसको पीएच स्केल घोल के पिला दी और उसकी पेट की अम्लता दूर हो गई,
क्योंकि पीएच स्केल तो क्या होता है, एक यंत्र होता है, वो क्या करता है, अम्ल व क्षार की मात्रा को मापता है। तो किस प्रकार से ये उपयोगी है, देखिए क्या करते हैं अपन, जो पेट में अम्लता होती है उसका पता कैसे लगता है कि अम्लता है या क्षारता है। तो पीएच स्केल की मदद से अपने को पता होता है, पता चल जाता है कि जो पेट के अंदर क्या है, अम्लता अधिक है। तो क्या करते हैं अपन, क्षार का प्रयोग करके और अम्लता को क्या कर देते हैं, गुण को खत्म कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो कि हमारे पेट में जठर रस पाया जाता है, ठीक है, जठर रस पाया जाता है हमारे पेट में, जिसमें HCl होता है, जठर रस होता है, उसके अंदर क्या होता है, HCl, और HCl एक अम्ल होता है। तो जठर रस पाया जाता है, इसकी मात्रा बढ़ने पर, जो जठर रस होता है इसकी मात्रा बढ़ने पर पेट में दर्द व जलन होती है। तो हमारे पेट में एक जठर रस पाया जाता है, तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो उसकी मात्रा बढ़ने पर पेट में जलन व दर्द होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, ये अम्लीय होता है तो एंटी एसिड का मतलब प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब MgOH का होल ट्वाइस, जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, एंटी एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है, जो पेट में अम्लीय गुण होते हैं उनकी मात्रा को उदासीन कर देता है और पेट में जलन व दर्द को दूर कर देता है। तो कैसे करता है, क्या करते हैं अपन, पीएच स्केल की मदद से ज्ञात करते हैं कि पेट में अम्लता है। तो क्या करेंगे, पेट में अम्लता है तो प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड के रूप में क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटी एसिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं अपन पेट में, जिससे अम्लता की मात्रा है वह उदासीन हो जाती है और हमारे पेट में जो दर्द है वो मिट जाता है, ठीक है। सेकंड यूज क्या है इसका, दंत क्षय को रोकने में, ठीक है, जो दांतों के अपने झड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, उनको रोकने में भी पीएच स्केल का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, जब अपन खाना खाते हैं, ठीक है, तो वैसे अपने मुंह का जो पीएच होता है ना, पीएच मान मुंह का वो 6.5 के लगभग होता है। लेकिन क्या होता है, जब अपन खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तब जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाना खाने के बाद में जो अपने दांतों पर जो अवशेष बचता है भोजन का, उसके साथ में क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने दांतों पर उपस्थित भोजन के अवशिष्ट के साथ में क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मुंह की जो पीएच है वो 6.5 से कम हो जाती है। और 5.5 से यदि मुंह की पीएच कम हो जाती है तो दो दांतों का अपना भाग होता है इनेमल, वो क्या होता है, उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पीएच का मान कम होने से क्या होता है, दांतों का क्षय होता है। तो इसका पता कैसे लगा अपने को, पीएच स्केल की सहायता से लगा पता कि पीएच का मान कम हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, अपना दांतों का क्षय हो रहा है। तो क्या करेंगे अपन, वही प्रति अम्ल का यूज करेंगे, मतलब एंटी एसिड का। अब एंटी एसिड के रूप में या तो अपन दंत मंजन करें खाना खाने के बाद में, खाना खाते ही या तो दंत मंजन करें या फिर क्षारीय विलयन से मुंह को साफ करें। जो क्षारीय विलयन, नमक का पानी वगैरह कुछ भी है उससे अपन मुंह को साफ करते हैं तो अपना दांतों का क्षय नहीं होता है। तो देखिए, जो सामान्यतः मुख का जो पीएच मान होता है 6.5 के करीब होता है। तो खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, मुंह में अपने बैक्टीरिया उपस्थित रहे जो खाना खाने के पश्चात दांतों पर लगे भोजन के अवशिष्ट से क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेते हैं और पीएच का मान कम हो जाता है। अम्ल का निर्माण होगा तो पीएच का मान क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, मुख का पीएच 5.5 से कम होने पर, यदि मुख के पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांतों के इनेमल अपने दांतों का एक पार्ट होता है, तो इनेमल का क्षय होने लगता है, ठीक है, जिसे अपन दंत क्षय कहते हैं। तो अपन से एग्जाम के अंदर ये भी पूछ सकता है कि दंत क्षय किसे कहते हैं। तो क्या किसे कहते हैं दंत क्षय कि जो बैक्टीरिया होता है वो दांतों के ऊपर उपस्थित भोजन के साथ में क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेता है, जिससे कि पीएच मान मुंह की घट जाती है और 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल भाग है उसका क्या होता है, क्षय होता है। इसी को अपन दंत क्षय कहते हैं, ठीक है। तो दंत क्षय को रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, खाना खाने के पश्चात या तो
दंत मंजन करते हैं या फिर क्षारीय विलयन से अपने मुख को साफ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना दंत क्षय को रोकने में। तीसरा है फिर कीटों के डंक से बचाव के लिए। जो कीट कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे मधुमक्खी, चींटी, ये क्या करते हैं, डंक लगाते हैं। तो अपने इनसे बचाव के लिए क्या है, पीएच मान मतलब पीएच स्केल होती है, इनसे बचाव के लिए भी उपयोगी होती है। कैसे होती है, जो मधुमक्खी व चींटी होती है, मधुमक्खी, चींटी, कीड़े मकोड़े ये होते हैं, तो इनके डंक में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। इनके डंक में अम्ल पाया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी, चींटी व मकोड़ों जैसे सभी प्रकार के कीटों के डंक में, कीट होते हैं ये सभी प्रकार के, इनके डंक में क्या होता है, अम्ल स्रावित होता है। मतलब इनके डंक होते हैं उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। जैसे ये काटते हैं अपने को तो अपने त्वचा के अंदर वो अम्ल स्पर्श करता है। ठीक है, तो जैसे ही अम्ल स्रावित होता है जो इनके काटने पर त्वचा के संपर्क में आ जाता है। जैसे ही चींटी अपने को काटती है या फिर मधुमक्खी काटती है तो अपने त्वचा के संपर्क में क्या आ जाता है, अम्ल आ जाता है, क्योंकि इनके डंक में पाया जाता है। तो अम्ल आने पर क्या होता है, अपने त्वचा पर जलन या दर्द महसूस होता है। ठीक है, जलन या दर्द महसूस होता है। इसके बचाव के लिए क्या करते हैं अपन, उसी समय यदि अपन जिस समय अपन को मक्खी काट गई या फिर चींटी काट गई तो उसी समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे अपन NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करके जो अम्ल का प्रभाव होता है उसे उदासीन कर देते हैं, और जो चींटी व मधुमक्खी का डंक होता है उससे अपन बच सकते हैं या उससे बचा जा सकता है। तो किस तरीके से करते हैं कि मधुमक्खी, चींटी व कीड़े मकोड़ों के जो डंक होते हैं उनके अंदर अम्ल पाया जाता है। जैसे ही ये अपने को काटता है तो वो अम्ल अपनी त्वचा के संपर्क में आ जाता है। जैसे ही त्वचा के संपर्क में अम्ल आता है तो क्या होता है, जलन व दर्द महसूस होता है। तो इसके बचाव के लिए क्या करते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उसी समय यूज करके अम्ल का जो प्रभाव होता है उसको कम कर देते हैं और उनके डंक से बचा जा सकता है। आगे और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर और 2 नियम हो रहा है वो लिखवाते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है चौथा, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच किस प्रकार से उपयोगी है, तो देखिए अम्लीय वर्षा कहते किसे, सबसे पहले तो ये देखिए, वैसे तो हमारा जो बारिश का जो जल होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, वो तो जमीन पे गिरने के पश्चात धूल के कण वगैरह मिल जाते हैं तो वो गंदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरता है बारिश का पानी तो वो बिल्कुल शुद्ध होता है, मतलब प्योर होता है। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, वर्तमान समय में क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है जिसकी वजह से पीएच का मान कम हो रहा है। प्रदूषण क्या है, हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीएच का मान कम हो रहा है, जिसे वर्षा का जो जल होता है वो अम्लीय प्रकृति का हो रहा है। पीएच का मान कम होगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, मतलब वर्तमान समय में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, इसके कारण जो वर्षा का जल का पीएच मान होता है वो कम हो रहा है और वर्षा का जल अम्लीय हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा का जल अम्लीय है, तो इस प्रकार की वर्षा को क्या बोलते हैं अपन, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए शुरू से, वर्षा का जल क्या होता है, शुद्ध होता है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसका पीएच का मान कम हो रहा है, जिससे वर्षा जल की प्रकृति अम्लीय हो रही है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा आई बात समझने किसे कहते हैं, तो यह वर्षा का जल होता है वह खेतों की मिट्टी को, वह फसलों को और खेतों की मिट्टी को, फसलों को, जीव जंतुओं को तथा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको भी यह प्रभावित करता है, और इसके रोक का कैसे जा सकता है, वर्तमान समय में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी को कम करके या उसको नियंत्रित करके अपन अम्लीय वर्षा पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा है समझ में, जो वर्षा का जल होता है वैसे तो शुद्ध होता है, लेकिन क्या होता है वर्तमान समय में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वर्षा के जल का जो पीएच मान है वो कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो मतलब अम्लीय प्रकृति का हो रहा है वर्षा का जल, और वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का है तो उस वर्षा को क्या कहेंगे अपन, अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो यह वर्षा का जो जल होता है वो
खेतों को, मिट्टी को, वह जीव जंतु तथा जो अपना संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। और अपन इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, वर्तमान समय में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करके वर्षा, जो अम्लीय वर्षा है, इस पर रोकथाम लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अपना मृदा की पीएच। अब मृदा की पीएच का मतलब क्या हुआ कि मृदा की पीएच ज्ञात करें अपन कि वह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। फिर उसी हिसाब से उसके अंदर उर्वरक देके, यदि अम्लीय है तो उसके अंदर क्षारीय उर्वरक देके और अच्छी पैदावार की जा सकती है। तो देखिए, जैसे मृदा की पीएच ज्ञात करने से, मृदा की पीएच ज्ञात करके उसमें बोई जाने वाली फसल का चयन किया जाता है। और पहले तो क्या करते हैं, मृदा की पीएच निकाल लेते हैं, फिर उसमें किस प्रकार की फसल बोई जा सकती है उसका चयन करते हैं तथा उपयुक्त, फिर उसके लिए उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग करके अच्छी पैदावार की जा सकती है। तो वर्तमान समय में पीएच स्केल का यूज जो अच्छी पैदावार करने के लिए भी किया जा रहा है। तो ये हुई है अपने पीएच स्केल के यूज। पीएच स्केल अपना कंप्लीट है। कल अपन पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे NaCl और कोई हैं, वो कल पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास एंड करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।